नमस्कार, आज की आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे पर बात करने के लिए न तो सत्ताधारी तैयार रहते हैं न ही विपक्ष। अगर मैं ये कहूं कि इस देश में सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो है दलित होना। फिर चाहे आप गुजरात में मरे हुए जानवर की खाल निकाल रहे हो, या आप नवी मुंबई में किसी ऊंची जाति के लड़के से प्यार करते हो, या हैदराबाद जैसे यूनिवर्सिटी में ऊंची तालीम हासिल करते हो, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज इस देश में है, अत्याचार। क्या महासत्ता के सपने दिखाने वाले, सबका साथ सबका विकास बोलने वाले, हमारा हाथ गरीब के साथ कहने वाले कभी इन लोगों को अपने साथ बिठाकर कभी दलितों के प्रति समानता का व्यवहार कर पाएंगे, या सिर्फ दलितों को इस देश में सिर्फ अत्याचार ही सहना पड़ेगा? इस मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए काका साहब खंबालकर हैं हमारे साथ, लोक जनशक्ति पार्टी के और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील खोबरागड़े। काका साहब, मेरे सवाल आपसे यह है, बीते अगर सिर्फ 45 दिनों की अगर बात की जाए तो एक ऐसी लंबी लिस्ट है कि दलितों के खिलाफ एक से एक अत्याचार के मामले सामने आए हों, चाहे वो ऊना में हो, गुजरात में, या नवी मुंबई में हो, या फिर तेलंगाना का तो मुद्दा सबको पता है, यूपी बिहार, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। क्या वजह हो सकती है कि अचानक दलितों के खिलाफ इतने अत्याचार के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं? ये बात कोई नई नहीं है। रामायण के ज़माने में राम ने शंभू को मारा था। उनका वजह यही था कि उन्होंने विद्या अध्यापन करने का कोशिश किया तो उसको मारा गया था कि किसी ने उसकी शिकायत की थी। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि सुशिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमारे नौजवान सुशिक्षित बन रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और संघर्ष करने के लिए भी मौजूद है, तैयार है। ये बात उन लोगों को हजम नहीं होती है, इसीलिए जो आवाज़ को आवाज़ मिलाते हैं, आवाज़ को आवाज़ देते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको हटाया जाए हमारे रास्ते से। इसके वजह से ये जुल्म होते जा रहा है। सुनील जी, आपसे जानना चाहूँगा, अचानक इन मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बढ़ोतरी अचानक हुई है। जब कांग्रेस का ज़माना था, कांग्रेस का शासन था, तब भी इस तरह के अत्याचार होते आए हैं। जब भी इस देश की सत्ता किसी के भी हाथ में रहे, राज्यों का भी उदाहरण लिया जाए तो राज्यों में चाहे कोई भी पार्टी आए तो भी अत्याचारों की संख्या जो है वो जो की त्यों बढ़ते रहती है हर साल। उसमें ऐसा कोई साल मुझे दिखता नहीं है कि ये साल कम हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इक्का दुक्का कोई घटनाओं का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये लगातार चलते आ रहा है। तो इस तरह से कहना कि ये पिछले कुछ दिनों में अत्याचारों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, ये तो मुझे सही नहीं लगता है। नहीं, आप शायद मेरे सवाल को गलत पकड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी शासित ही राज्यों में ऐसा घटनाएं हो रही हैं। जहां पे सपा की सत्ता है, उत्तर प्रदेश में वहां भी हुआ है, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की सत्ता है वहां पर भी ये मामले सामने आए हैं। मेरा रुख किसी एक पार्टी की तरफ नहीं था, मेरा रुख था कि ये ऐसे मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया कि जमाने से चलते आई हुई है, आज या कल हुआ ऐसा बात नहीं है। अब अगर ऐसा होता था तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का संघर्ष नहीं होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चातुर्वर्ण खत्म कर दो, और चातुर्वर्ण खत्म करने के लिए बाबा साहब ने आंदोलन छेड़ा था। और हम लोग एक है, भगवान हमारा एक है, पानी पीने का जगह हमारा एक होना चाहिए, मंदिर एक होना चाहिए, हर जगह पे हम जाना चाहिए, लेकिन वो लोग कबूल किया नहीं उस वक्त। और गांधी तो चातुर्वर्ण के लिए पकड़ के बैठे थे, और इसके लिए बाबा साहब का और गांधी का जमा नहीं। और आज भी बाबा साहब ने जो रास्ते पे हम लोग को जाने के लिए कहा है, आज भी हमारे तरफ देखने की नज़र बुरी है। अगर हमारा दफ्तर में कोई अधिकारी कोई आपस में बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, हर एक अपने एक दूसरे को कुछ देते हैं, कोई किसका भाजी देते, कुछ लेता है, कुछ सब एक दूसरे का खाता है। लेकिन हमारा दलित अधिकारी अगर भाजी वहाँ रखता है, भाजी को कोई छूता नहीं, यार पेट भरा हुआ है, सब छोड़ के चला जाता है। तो आज भी अछूत जो है चला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में अनचेटेबिलिटी कानून बनाया था, इसलिए बनाया था। और आज जो कानून बना है 1989 में, वो कानून उसके आधार पर बनाया गया है। फिर भी अछूता मानने का जो तरीका इन लोगों का कायम है, इसलिए जाति संस्था नष्ट होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। आप एक राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपके तरफ से तो ऐसा होना चाहिए कि इसके खिलाफ एक संघर्ष अपनी लेवल पर ही और समाज के लेवल पर भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा है, उनकी पार्टी जो है वो तो सत्ताधारी जनता पार्टी। मैं उस सवाल पे आने वाला था, उनको पूछने वाला था। नहीं, उन्होंने जो कहा एकदम बरोबर है कि हम सत्ताधारी पार्टी का इतना सा हिस्सा है। इतना सा हो या सुनिए, अगर गृह डिपार्टमेंट, गृह खाता अगर हमारे पास आता है तो शायद हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन गृह डिपार्टमेंट हमारे पास आता नहीं ना।
होम डिपार्टमेंट हमारे ये पास तो अगर बहाने आता हो गए। है, काका साहब, ये तो बहाने हो गए। नहीं, बहाने आप नहीं, अगर पार्टी देखिए सत्ता में- आपको एक बात बता दो, चुनाव बाबा के साहब पहले ने सत्ता आप चुनाव के पहले आप उन पार्टी के साथ में होते हैं, शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा लगता है, जी। बीजेपी की सरकार आती है, आपके नेता उसमें मंत्री बनते हैं, जी। सामाजिक न्याय विभाग के राज्य मंत्री बनते हैं, जी। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो बस इतना सा है, हाँ, हमारे पास इतना पूरा सा हिस्सा पावर है। नहीं देखिए पूरा जो डिपार्टमेंट कितना होता है, अगर सीएम, हमारा आदमी अगर सीएम बनता है, मायावती सीएम बनी थी, मायावती सीएम बनने के बाद उन्होंने जो परिवर्तन वहां लाया था, आप भी देख रहे हैं, आपको भी मालूम है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली हमारे पास जितना है उसका इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं हम लोग। और अगर समझ लीजिए नहीं, माना ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि किस पार्टी कोई राजनीतिक जब यानी भागीदारी में आती है, सत्ता स्थापित करती है, चाहे उनके पास कौन सा विभाग है ये कोई मायने नहीं रखता है। वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर जब इनके नेता जो है रामविलास पासवान साहब, वो जब मंत्रिमंडल का हिस्सा है, और मंत्रिमंडल का हिस्सा होने के बावजूद इस तरह की अन्याय और अत्याचार की घटनाओं पर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो ये बहुत ही एक गलत बात समझनी चाहिए कि जिस मंत्रिमंडल का आप हिस्सा हो और जिस रिजिम में, जिस सत्ता में इस तरह के अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो इसके खिलाफ बड़े खुलकर और बड़े मुखातिब होकर बड़े आक्रामक ढंग से उन्होंने वो अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा तो मैं कि सत्ता मिलते ही आक्रामकता कम हो गई है? नहीं, ऐसा कि कुछ सत्ता बात के नहीं। लालच नहीं है, देखिए, सत्ता मिलने के बाद भी कई बार ऐसा देखा गया है कि रामविलास कुर्सी मिलते ही इस अभी ये इतिहास है, चाहे वो जनता दल हो या आरपीआई हो या बाकी कोई संगठन हो, सत्ता के लिए, सत्ता की वजह से पार्टियों के कई सारे बंटवारे हुए, और जैसी सत्ता मिलती है वो बाकी सारी चीजों को भूलकर सिर्फ सत्ता 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 और कुर्सी के पीछे रह जाते हैं। क्या एक वजह है जिसकी वजह से दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर गंभीरता नजर नहीं आती? देखिए, जिस टाइम रामविलास पासवान जी सत्ता में गए, आज से कई सालों तक रहे, हर मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन होने के बाद उनको जो काम करना था बरोबर किया है, सारे लोग जानते हैं, भारतवर्ष जानता है। वो होने के बाद भी आज समझो रामदास पाठोले उस जाके बैठे हैं, वो भी कबूल है कि दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, सबसे पहले हम लोग की पार्टी आगे दौड़ के चली जाती है, कोई दूसरी पार्टी आती नहीं है। यही प्रॉब्लम है काका साहब। अगर मैं यहाँ पे आज का जो शो है, इनकी पार्टी उनकी पार्टी हमारी पार्टी, आज ये विषय ही नहीं है। आज ये विषय है कि दलितों पर हो रहे अत्याचार के मामले में क्या सब अंबेडकर भवन गिराया जाता है, उसके वक्त जब बुलाया जाता है लोगों को, सभी एक साथ आते हैं, किसी पार्टी का झंडा या किसी गट तुट का सब भूल कर अंबेडकर भवन के लिए सब एक आते हैं। क्या दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट होकर बात नहीं कर सकती? हमारी पार्टी ने पहले किया, उनकी पार्टी ने बाद में किया, वो पार्टी ने नहीं किया। बात क्या है, रिडल के जमाने में हम सब लोग एक हुए थे, सामाजिक इशू जब भी होता है हम सब पार्टी भूल जाते, अब अम्बेडकरवादी करके हम जो एक साथ आ जाते हैं और काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर मैं आपको कहूं, तमंचे के दम पर दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। जिस दलित महिला ने मंदिर बनवाया उसे ही अहमदाबाद गुजरात में एंट्री नहीं मिली। मुंबई में नवी मुंबई में एक दलित लड़के को इसलिए पिटा गया, मार दिया गया, क्योंकि उसने ऊंची जाति की लड़की के साथ प्यार करने का गुनाह किया था। एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का किस्सा आता है तमिलनाडु में। दलित कपल को मार दिया गया सिर्फ 15 रुपए के लिए। यह हुआ है बिहार में। कहा मुझे आपका तो कहीं कोई आवाज नजर नहीं आई, ना किसी तरह का दबाव है, ना किसी तरह का आपका निषेध का आवाज है, कुछ भी नजर नहीं आता। देखिए, जहां जहां भी अन्याय अत्याचार होता है, हम लोग पार्टी एक बाजू में रख के हम लोग आगे आ जाते हैं। मुझे नहीं दिखा, शायद फिर मैंने देखा नहीं होगा। हम लोग आगे आते हैं। मैं गलत कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, हम लोग आगे आते हैं। सही कह रहे हो। कुछ दिनों ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ था कि मुझे याद है अच्छी तरह कि 1982 में जब बेलछी का हत्याकांड हुआ था, तो बेलछी हत्याकांड के लिए पूरे महाराष्ट्र की जनता बड़े पैमाने पर रास्ते पर आई थी। उसके बाद भी किलावन मिली या जहाँ कहीं ऐसे बड़े जघन्य अपराध हुए, चाहे वो यूपी में रहे, चाहे वो बिहार में रहे, केरला में रहे, तमिलनाडु में रहे, तेलंगाना में रहे, कहीं भी रहे, तो महाराष्ट्र की जनता बड़े जोर शोर से और बड़े आक्रामक ढंग से प्रतिकार करती नजर आती थी। आज हालात ये हुए हैं कि पूरे अनुसूचित जातियों में, वर्गीकृत जातियों में इतना बड़ा विभाजन हो गया है कि महाराष्ट्र की जनता जो है, जो खुद को अम्बेडकरवादी कहती है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि बाहर के जो लोग हैं, अन्य राज्यों के जो लोग हैं, वो वर्गीकृत जाति के, अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट नहीं है, तो बुद्धिस्ट नहीं तो हमारे नहीं है। इस तरह का एक पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अम्बेडकरी अनुयायियों ने खुद को बौद्ध कहकर बाकी दलितों से अलग होने की बात जो है उसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। हम बौद्ध है, बौद्धों पर अन्याय होता है तो ही हम दौड़ेंगे,
बाकी दलितों पर होता अन्याय अत्याचार यदि होता है तो उसकी तीव्रता जो है हमें इतने बड़े पैमाने पर महसूस नहीं होती। यही कारण है कि ऊना में इतना जघन्य अपराध हुआ, यूपी में इतने बड़े बलात्कार की जो वारदातें हुई, बिहार में बलात्कार की वारदातें हुई, उसके बाद जो हरियाणा में जो जिस तरह से अमानवीय उसको एक पेशाब पिलाया मैंने गया, जानबूझकर उस घटना का उल्लेख नहीं किया। हाँ, तो इस तरह की जो अमानवीय घटनाएं हुई, ये अमानवीय घटना को सिर्फ जाति के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये हम जो पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि दलितों पर अत्याचार ने क्या, तो जो भी कोई ने आईपीसी के तहत या शेड्यूल कास्ट जो एट्रोसिटी एक्ट जो है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जिन गुनाहों का वर्गीकरण किया गया है उसी को अत्याचार माना जाता है। लेकिन ये जो है ये तरीका बहुत लिमिटेड और बहुत ही सीमित तरीका है अत्याचार की तरफ देखने का, जिसकी वजह से अत्याचारों में बढ़ोतरी हो रही है। जहां पर मानवीय हकों का उल्लंघन होता है, जहां पर ने संविधान ने प्रदत्त किए हुए नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, वो अत्याचार है, वो अत्याचार है। और उस अत्याचार के खिलाफ सभी ने मिलकर एकजुटता के साथ आवाज उठानी चाहिए। आज तारीख ये हुई है, आज हालात ये हुए हैं कि दलितों में इतने बड़े पैमाने पर फूट डालो राजनीति करो वाला तंत्र जो है वो ब्राह्मणवादियों ने अपनाया हुआ है, तो दलित ही आपस में विभाजित हुए हैं, आपस में दलित जातियां विभाजित हो चुकी है। इसलिए उस अत्याचार के प्रति संवेदना देने का, उस अत्याचार को उसको एक रिएक्शन देने का जो काम है वो इतने प्रभावी ढंग से होता हुआ हमें नहीं दिखता है। अंबेडकर भवन गिराया जाता है, उसके बाद जितने लोग जमा होते हैं वो भले ही अलग अलग पार्टियों से या संस्थाओं से जुड़े हों, लेकिन उस अंबेडकर भवन के लिए सब इकट्ठा होते हैं। ऐसा अपने भाइयों के खिलाफ अगर कभी अत्याचार होता है तब वो एक साथ क्यों नहीं आते? इस पर बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो आवाज उठानी चाहिए वो इतनी शिद्दत से, इतनी आक्रामक तरीके से क्यों नहीं उठाई जा रही। सुनील जी कुछ बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। सुनील सर। नहीं, मेरा ये कहना है कि दलितों पर अत्याचार, ये जो कंसेप्ट यहाँ पे जो लोगों के दिमाग में जमी हुई है कि सिर्फ यदि एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो 15 गुनाह जो है, 15 क्राइम्स जो है, वो 15 क्राइम्स को ही अत्याचार माना जाता है। जब ये एट्रोसिटी एक्ट 1989 बना गया था तब उसको एक कॉन्सेप्ट नोट दी जाती है। हर कोई एक्ट जो बनता है वो एक्ट बनते वक्त उद्देश्य और कारण का निवेदन, इस तरह से उसको एक कॉन्सेप्ट नोट दी जाती है। वो नोट में ये कहा गया था कि आईपीसी के तहत जो भी कोई गुनाह होता है और वो गुनाह में यदि अत्याचार करने वाला या गुनाह करने वाला वो यदि वर्गीकृत जातियों में से नहीं है और जिन पर अत्याचार हुआ है, जिनके खिलाफ गुनाह किया गया है, वो यदि वर्गीकृत जातियों में से है, वो SC/ST में से है, तो उस अत्याचार को एक SC/ST पर किया गया, जातीय दृष्टि से किया गया अत्याचार इस तरह से माना जाएगा। लेकिन ये उद्देश्य और कारण जो थे वो कारण को भूलकर अभी बात ये हुई है कि उसमें काफ़ी सारे जो है वो लोगों ने उसमें एक बाईपासेस निकाले हैं, उसको किस तरह से साइड ट्रैक किया जाए इस तरह से। तो मेरा कहना यह है कि अत्याचार की जो भी कोई घटना है, जो भी कोई घटती है, तो इसको एक क्राइम करके ना देखने के बजाय मानवीय हकों का उल्लंघन, संविधान के प्रति, संविधान ने जो आपको मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं वो मूलभूत अधिकारों के प्रति उल्लंघन, इस तरह से देखा जाए तब आपके आक्रामकता को, आपके लड़ाई को कुछ एक बेस धार मिलेगी, एक धार मिलेगी। तब तक वो नहीं मिल सकती, क्योंकि हम क्या करते हैं, आज तक जो भी हुआ है, अत्याचार हुआ, मोर्चा निकालो, निषेध करो, आंदोलन करो और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करो। ये जो तरीके से है, ये तरीके हम पिछले 20 सालों से, 25 सालों से देखते आ रहे हैं। तो और क्या तरीका निकाला जा सकता है ताकि देखिए, अभी जो है राष्ट्रपति महोदय ने 1/1/2016 को एक वटहुकुम निकाला था। उसके लिए वटहुकुम में ऐसा है कि जो भी अन्याय अत्याचार करने वाला आदमी है उसको जामीन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग आईपीसी का आधार लेके उसको जामीन पे छोड़ देते हैं। जब नहीं छोड़ना है तो कोई भी आईपीसी का कोई यहाँ मतलब नहीं आता, उसको साधा लेने का जरूरत नहीं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब अत्याचार होता है उसको अगर शिक्षा हो जाती है अंदर रख देते हैं, बाकी लोग डर जाएंगे, भाई इसको नहीं छोड़ा तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आईपीसी का कायदा जो है उसका आधार लेने को कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है, अगर कानून पार्लियामेंट बनाती है
वोट हुकुम को जब अमल बजावनी होने के बाद पार्लियामेंट में बैठने वाले जो भी लोग हैं, वो एसी के हो गए, नॉन एसी के हो गया और जनरल लोग हैं, वो काहे के लिए बैठे? कानून बनाने के बैठे। अगर कानून बनाने के बाद अगर उसकी अमल बजावनी ठीक से होती नहीं है या कोर्ट उसकी सुनवाई ठीक से करता नहीं, तो वो जज को भी उसको शासन होना चाहिए। जज भी उसके से छूटता नहीं है। अगर गलत इंसाफ करता है और गलत न्याय देता है तो उसके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो कायदा काहे के लिए बनाया? लोग जनप्रतिनिधि काहे के लिए होते हैं? एक सवाल इससे मेरा जुड़ा हुआ है। बीते दिनों में न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि शरद पवार ने भी ये कहा कि एट्रोसिटी के बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप क्या सोचने की जरूरत है बोलिए ना। देखिए, जो दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, ऑप्शन ढूंढना चाहिए, इसका गलत इस्तेमाल रोकना चाहिए, ऐसा दोनों ने भी कहा। देखिए, तो हम लोग भी कहते थे बेइंसाफी किसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन अन्याय हम लोग के ऊपर होता है और शरद पवार उसमें क्या रास्ता निकालने वाले हैं? शरद पवार को मालूम नहीं क्या कि क्या होता है, क्या नहीं? कितने टाइम सीएम रह चुके, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके, सेहत के मिनिस्टर रह चुके, सब उनको मालूम है। उनके दिल में है कि हमारे ऊपर अन्याय जो होता है वो दूर होना चाहिए करके। अगर वो मालूम है तो हमारे जैसे मोर्चे निकलते, उसकी पार्टी क्यों नहीं मोर्चा निकलती? उनकी पार्टी क्यों नहीं कोर्ट में जाती है? आज उधर जो हैदराबाद में जो घटना घटी, हमारा लोग जाके उधर जाते संघर्ष करता है, हमारा वकील संघर्ष करता है। और फिर वही बात, मैं जिस बात को लेकर मेरी चर्चा है, हमारे लोग, हमारे पार्टी, हमारा पक्ष, हमारी संगठन, हमारे लोग, इसका मतलब दलित, ये संज्ञा लेके मैं आगे बोल रहा हूं। दलित और सवर्ण, इसके बारे में मैं बोल रहा हूं। ये क्या इनका रुख सच में सिर्फ अपने हमारे दलित ये संज्ञा को लेकर बात कर रहे थे? हमारे लोग, हमारे लोग, हमारे लोग? नहीं, ये तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता हमारे लोग। खैर, इस बारे में थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहा है। सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा। मैं जाति के नाम से बोल रहा हूं। मैं जब दलित जो होता है, दलित और गैर दलित, उनके ऊपर मैं बोल रहा हूं। जो सवर्ण है उसको हम हमारा आज नहीं बोल सकता है। जब वो जाति हटा देकर सब हमारे हो जाएंगे ना, वो हिसाब से बोल रहा हूं। मैं मेरा पार्टी का नाम लेके, मेरा पार्टी का एजेंडा लेके बात नहीं कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं कि एट्रोसिटीज एक्ट जो बनाया है, हम लोग के लिए बनाया है। 1955 में जो बाबा साहब ने जो अनटचेबल किया, इसके ऊपर जो ये किया था, उसके ऊपर ये बनाया गया है। तो वो आधार पे हमारे लोग को संरक्षण मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। हमारे से वो पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूं मैं। जो हम लोग पीछे जा रहे लोग हैं, इसके बारे में बोल रहा हूं। हम पीछे जा रहे हैं। सुनिए सर, मुझे दोनों चीजें का आपसे जरा जानकारी चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि वट हुकुम लाया गया, उसका अमल बजावनी ठीक से नहीं हो रहा, और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि राज ठाकरे और शरद पवार, इन दोनों के बयान ऐसे वक्त पर आए हैं जब दलितों पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर दोबारा कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए या फिर इसके बारे में इसका गैर इस्तेमाल होना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई आपको लिंक नजर आती है? एट्रोसिटी जो है, हमेशा एट्रोसिटी जो होती है उसको एक इंडिविजुअल क्राइम करके नहीं देखना चाहिए। बड़ी इन्हें सबसे पहली अहम बात जो है, हम क्या करते हैं कि एट्रोसिटी को इंडिविजुअल क्राइम करके देखते हैं। यहाँ पे कोई अत्याचार हुआ, यहाँ पे बलात्कार हुआ, इसको मारा गया, पीटा गया, या इस पर कहीं तो भी इसका घर तोड़ा गया। ये जो इंडिविजुअल क्राइम जो है, इंडिविजुअल क्राइम ये अलग बात है, और पूरे एक वर्ग को, पूरे एक समाज को टारगेट कर उनको प्रताड़ित करना ये अलग बात है। अत्याचार क्यों होते हैं? अत्याचार का हम यदि उसका साइको एनालिसिस करते हैं, अत्याचार की घटनाओं का एनालिसिस करते हैं, तो अत्याचार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती है एक में पे, और इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से जो अत्याचार करने वाला अत्याचार होना, अत्याचार की घटनाएं इन्हें घटते रहना, ये राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता जरूरी है। अत्याचार होते रहना ये यहाँ के आर्थिक व्यवस्था जो है उसकी जरूरत है। अत्याचार होते रहना ये यहाँ के सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है। इसलिए जो भी इस तरह की जो संस्थाएं जिन पर बड़े दबंगों का, प्रतिष्ठित लोगों का, ऊंची जातियों का कब्जा है, वो नहीं चाहते कि अत्याचार खत्म हो। क्यों नहीं चाहते? उनका हाँ, क्योंकि अत्याचार घटते रहना। आरक्षण है, समाज को आरक्षण की वजह से न सिर्फ नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, ऊंचे ओहदे भी मिले, प्रमोशन भी मिला, उसके बावजूद भी क्या इन दबंगों का अभी तक ये खत्म नहीं हुआ? नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। देखिए, आरक्षण जो दिया है, जिस आधार पे दिया है, उस आधार पे आरक्षण का लाभ पूरा मिलता नहीं है। जिस टाइम हम कुछ लोग, समझो हिंदू महार जो थे, हम लोग बौद्ध हो गए, हम लोगों का आरक्षण मिल रहा था। सेंट्रल होटल में मैंने मोर्चा निकाला था उस जमाने में कि हमारे लोगों को बौद्ध करके जाएगा तो बोलता तुम हिंदू महार करके सर्टिफिकेट लाओ, और हिंदू महार जाएगा तो बोल तुम बौद्ध है, तुमको नौकरी कैसे दिया जाएगा। तो ऊपर बैठने वाले जो अधिकार सवर्ण होता है, हर तरीके से हम लोग को दबाने का कोशिश किया, आज भी चालू है। और आरक्षण के बारे में जो है वो किसी की मेहरबानी नहीं है, हम लोग को मिला है। आरक्षण और अत्याचार ये दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए, मतलब मेरा कहना यह है कि आरक्षण ये दोनों अलग बातें हैं। होता कैसे है कि यहाँ अत्याचार की मानसिकता जो है,
अत्याचार की मानसिकता, अत्याचार हम जो देखते हैं, हम क्राइम की तरफ, सिर्फ क्राइम यानी अत्याचार समझते हैं। अत्याचार 5 प्रकार के होते हैं। अत्याचारों का यदि सही विश्लेषण किया जाए तो एक होता है आपने एक योगदानात्मक, आपने योगदान दिया है लेकिन आपके योगदान को नकारा जा रहा है। आपने जो इस तरह का जो है कि एक रिएक्शन दिए, इन्हें प्रतिक्रिया दिए, प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिक्रियात्मक एक अन्याय होता है आपकी तरफ। नहीं, प्रतिक्रिया देते वक्त कठोर प्रतिक्रिया दिया जाए, मृदु प्रतिक्रिया दिया, इस तरह से जो दंडात्मक अन्याय जो होता है, समझो एक ही गुनाह के लिए यदि सवर्ण जातियों का आदमी पकड़ा जाता है और नीचे जातियों का आदमी पकड़ा जाता है तो उसको अलग अलग से ट्रीटमेंट मिलती है। यहाँ पे एक ही गुनाह के लिए जस्टिस जो है वो जस्टिस अलग अलग तरीके से जस्टिस करता है। तो इस तरह के अत्याचार जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हम जो देखते हैं सिर्फ क्राइम होना यानी अत्याचार होना, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, शायद मैं अपना सवाल फ्रेम करने में गलत हो गया। मैंने अब तक ये देखा है ज़्यादातर कि जो अफसर, दलित अफसर अगर कहीं ऊंची ओहदे पर जाता है, अपनी और अधिकार उसको मिलते हैं, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो सिर्फ अपने परिवार, अपने आसपास के रिश्तेदार, उन्हीं के बारे में सोचता है। समाज के बारे में सोचने वाले अफसर मुझे बहुत कम नजर आए। क्या इसकी भी वजह है कि आरक्षण का फायदा सिर्फ उस व्यक्ति को, उसके परिवार को, उसके रिश्तेदार को मिलता है, पूरे समाज को नहीं मिल पाता? अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा प्लीज। देखिए, आरक्षण का लाभ जिस तरीके से मिलना चाहिए आज तक मिला नहीं है, आज भी मिला नहीं है। आज भी हमारे लोग एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारे लोग थोड़े कुछ पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग गांव-गांव में जाने को देखेगा तो अनपढ़ लोग ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं। हमारे लोग जो ग्रेजुएट होना चाहे, IAS होना चाहे, IPS होना चाहे, ऐसा बहुत कम है। हमारे जो गिने चुने लोग हैं वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते होंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा है कि भाई हमारे समाज के लिए यानी 20% हिस्सा दे दो, कुछ काम करो, तो लोग कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो जो नहीं कर रहे उसके लिए क्या कर सकता है? जो करते उसको अभिनंदन तो करना चाहिए। लेकिन हम लोग को जैसा लाभ मिलना चाहिए अब तक मिला नहीं है और ये मिलने के लिए हम लोग कोशिश में है। आरक्षण का लाभ लेकर जो वर्ग बड़ा हुआ है, जो प्रस्तावित हुआ है, वो लोग भी अत्याचार के प्रति संवेदनशील है नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इन लोगों ने भी, मैं खुद का उदाहरण बताता हूँ, मैं मंत्रालय में मैं नौकरी कर रहा था। नौकरी करते रहने के बावजूद भी मैं खैरलांजी के लिए मैंने खुद खैरलांजी में कैबिनेट पर जो आंदोलन हुआ था, वहाँ पे जो नारेबाजी हुई थी, उसका टोटल पूरा जो मैनेजमेंट जो है वो मैंने किया था। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जो सरकार में रहते हुए आरक्षण का लाभ लेकर पदों पर बने रहते हुए अपने समाज के प्रति आस्था रखते काम करते हैं। इस तरह की अत्याचार के खिलाफ लड़ने की हर एक की मानसिकता होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन है। लेकिन अत्याचार जो करना जो है मानसिकता है, और मानसिकता किसकी वजह से? कि भाई हम सवर्ण हैं। जो जब तक आदमी खुद को सवर्ण समझता है, तो जैसे कि अभी गांव में रहने वाले हमारा आदमी खेत मजूर, जमीन मजूर होता है, खेत में काम करने वाला होता है, काश्तकार होता है। अभी सब जमीन जो है, बाबा साहब ने कहा था कि जमीन का सब इकट्ठा करो, बंटवारा करो, जो काम करेगा उसको जमीन दे दो, जो नहीं कर तो निकाला लो। क्यों नहीं गवर्नमेंट कर रही है? जिसके पास संपत्ति है वही अत्याचार करता है, जिसके पास अधिकार है वही अत्याचार करता है। अधिकार और संपत्ति का दायित्व तो उनके पास है, इसलिए हम लोग के ऊपर हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज भी, आज गांव में जाने की हिम्मत नहीं हमारे लोग को बोलने की। अगर एक आध आदमी कोई बोलता है तो उसको छाटा जाता है, मारा जाता है, निकाला जाता है। और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में यही हो रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार उधर हो रहे, क्योंकि शुगर लॉबी ज़्यादा है, पाटिल वर्ग उधर ज़्यादा है। और पाटिल वर्ग खुद को यह समझ, सामने बोलने वाली बात अलग बोलते हो, लेकिन बोलता है साला मार दो साले को, काट दो साले को। तो अंदर लेके, अंदर से उसको मारने के लिए बोलता है, बाहर जाके उसका आंसू पोंछने के लिए आता है। जब भी अहमदनगर में अत्याचार आंदोलन होता है, कौन जाता है उधर? शिवसेना का कभी आदमी कोई गया? राज ठाकरे कल गया, कल परसों गया, इसके पहले क्यों नहीं गया? बाल ठाकरे ने कभी अत्याचार के कभी बात किया? अभी बेचारा है नहीं वो। लेकिन इन लोगों ने अत्याचार के बारे में कभी भी बात किया नहीं, और रूलिंग पार्टी तो कभी नहीं करती। मोदी भी, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी आज इतने बड़े, उनके गृह राज्य में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इस तरह की अमानवीय घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उस घटना के प्रति कोई भी संवेदनशीलता दिखाने के लिए वो तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री को हटाया, मुख्यमंत्री हटाना, ये तो मुख्यमंत्री को हटाना ये संवेदनशीलता दिखाना नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री खुद क्या प्रतिक्रिया देता है, मुख्यमंत्री को हटाना हर बार जरूरी नहीं कि बता करी ना ना ना, ये मुख्यमंत्री हटाना ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री बयान देते कि इस तरह के कोई भी अत्याचारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कोई आरोपी है, जो भी कोई कल्प्रिट है, उसके प्रति कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी, इस तरह का यदि बयान देता प्रधानमंत्री हमारे देश का देता, तो उसका एक मैसेज जो है पूरे देश में जाता।
सिर्फ एक राज्य में हटा के। फिर यही बात जो होती है, तमिलनाडु की घटना के लिए उन्होंने क्या किया, यूपी की घटना के लिए उन्होंने क्या किया है। उनका गृह राज्य गुजरात था, उन्होंने वहां से मुख्यमंत्री को हटाया। कहा तो यही जा रहा है कि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उन्नाई है। देखिए, खोबरागड़े जी के मत से मैं सहमत है, इसलिए सहमत हूं कि अभी कल परसों नितिन गडकरी ने दारू पी के गाड़ी चलाने वाले के सख्त कुछ कार्रवाई करने का कोशिश किया, कुछ को जुर्माना लगा दिया, दंड लगा दिया है। अगर लाइसेंस नहीं है, ये नहीं, उसके लिए आरटीओ का जो कायदा उन्होंने बनाया, परिवहन के लिए कायदा बनाया है। जब वो उसके लिए कायदा बना सकता है तो अन्याय अत्याचार के लिए जो संविधान ने जो डायरेक्शन दिया है उसके ऊपर अगर राज चलाएगा तो अत्याचार नहीं होगा ना। नरेंद्र मोदी जी का भी जिम्मेदारी है, यहाँ का सीएम का भी ये जिम्मेदारी है, और हर स्टेट का सीएम किसी भी पार्टी का होना तो उनकी भी जिम्मेदारी है। संविधान को सामने रखे उसने जब काम करना है तो अन्याय अत्याचार हटा सकता है, लेकिन ये लोग नहीं करे। मानसिकता नहीं, उन लोगों की मानसिकता बदली होनी चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कैसे रुक सकती हैं दलितों पर अत्याचार की घटनाएं। एक इतिहास का दाखला भी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। इतिहास की एक घटना से मैं दोबारा अपने शो को शुरू करूंगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। लड़ाई के जस्ट थोड़ा समय पहले रात के वक्त अहमद शाह अब्दाली पेशवाओं की छावनी की तरफ देखता है। वहां पे कई सारे चूल्हे जल रहे होते हैं। वो अपने सरदार से पूछता है, यहां पे इतने सारे चूल्हे क्यों जल रहे हैं? तो उसका सरदार उसको बताता है कि ये जो पेशवा हैं, इनके सेना में जो लोग हैं वो एक दूसरे का खाना नहीं खाते। इनमें जितने जाति हैं वो सब अपना अलग अलग खाना बनाते हैं, वो एक दूसरे की छूताछूत मानते हैं। अब्दाली ने हंसकर कहा कि जो लोग एक दूसरे के साथ में एक थाल में खाना नहीं खा सकते वो एक दिल से क्या लड़ेंगे। और वही हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई में पेशवाओं की बुरी तरह से हार हुई, और वो हार आज भी मराठी लोगों के दिल में एक ऐसी जगह, एक ऐसी दुख के बारे में याद रखती है कि जिसकी वजह से हम अपने आप को आज भी पराभूत मानते हैं। दिल्ली जीती, लेकिन पानीपत में जो हार हुई उसकी असली वजह उस अब्दाली ने उस वक्त बताई थी। हमने इतिहास से अब तक कुछ नहीं सीखा, हम बस महासत्ता महासत्ता, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन जो इतिहास से अब तक चला आ रहा है उसे बदलने के लिए क्या करना होगा, कैसे रोकेंगे दलित अत्याचार की घटनाएं, हम बात करेंगे एक बार फिर से। काका साहब जी, अगर जो मैंने इतिहास बताया, इतिहास से लेकर आज तक भी कोई घटना में बदलाव नहीं। आपने जो इतिहास बता दिया है वो इतिहास मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी में हमेशा होता है, हम लोग जाते हैं वहाँ। उस टाइम महार बटालियन ने पेशवाई को गाड़ दिया वहाँ, वो भी एक इतिहास है। हाँ, जब एक जीव होते लोग एक साथ में आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक एजेंसी बनो, का जातीयता नष्ट कर दो, और आज तक भी जातीयता नष्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अरे इसीलिए हम लोग हारते रहेंगे, हमेशा हारते रहेंगे, जीतने का नाम ही मत लीजिए। अभी जैसे भी हमारे देश में जब मुगल सत्ता आई उस टाइम भी एक राजा अलग जाति जाति से लोग बंटवारा हुआ था, घराने से बंटवारा हुआ था। इसीलिए मुस्लिम यहाँ आ गए, और मुस्लिम आने के बाद हमारे लोगों को भी मुस्लिम बना के चले गए। उसके बाद ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश आने के बाद कुछ लोग ब्रिटिश के हस्तक बने, हमारे लोग को भी क्रिश्चियन बना के चले गए। तो इस तरीके से शाही बदलती रही, जनता भी बदलती रही। इसलिए ये अपने देश में हमेशा एक जीव होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, कास्ट होना ही नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग का कहना है। लेकिन आप ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक हो गया कि कास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन असलियत थोड़ी सी जमीनी हकीकत से दूर है। सुनील जी, देखो, अत्याचार को सही में रोकना है समझो, तो इसके लिए पूरी तौर पर सरकार पर निर्भर रहना ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सरकार आएगी, अत्याचारकर्ताओं को पकड़ेगी, उसको सजा देगी, और सजा देने के बाद हमको बड़ा अच्छा लगेगा। ये मानसिकता रखना जो है, इस तरह से अत्याचार कभी नहीं रोकेंगे। हम इतिहास में जाते हैं या पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में क्या, क्योंकि भारत ऐसा अकेला देश नहीं है कि जहाँ पर यानी यहाँ पर जाति के आधार पर अत्याचार होते हैं, तो कई जगह वंश के आधार पर, रंग के आधार पर अत्याचार होते हैं। तो उन लोगों ने अत्याचार का मुकाबला कैसे किया, ये बात हम जब देखते हैं तो हमें याद आती है अमेरिका के ब्लैक्स। अमेरिका के ब्लैक्स पर इसी तरह जो आज मेरे भारत के दलितों पर जिस तरह का अत्याचार होता है, इससे भी जघन्य अत्याचार अमेरिका के ब्लैक्स पर होता था। उन्होंने कैसा मुकाबला किया? 3 तरीके अपनाए। सबसे पहला तरीका उन्होंने क्या अपनाया कि सबसे पहले प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार, क्योंकि मुझे मेरी जान माल की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। भले ही मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरे जान की रक्षा करना, ये यदि ये जिम्मा सरकार नहीं निभाती है तो जिम्मा वो मेरा है।
मैं आपको उसके फिगर बता दूं, 1910 से 1940 तक, 1910 से लेकर 1940 तक वहाँ के ब्लैक्स ने 1293 जो वाइट्स थे उनको मार गिराया, गोली से उनको मार गिराया। तब उनके अत्याचार में थोड़ी बहुत कमी आ गई। ये पहला तरीका था, प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार, खुद की रक्षा खुद करो। उन्होंने, अमेरिकन सरकार ने वहाँ के ब्लैक्स को शस्त्र उठाने की बंदी कर दी। उन्होंने स्क्वाड्स बनाए, जहाँ पर अत्याचार होता है अत्याचार करने वाले नेताओं को पकड़कर बिल्कुल जान से मार डालो। इस तरह की घटनाएं घटने लगी। दूसरा तरीका उन्होंने जो अपनाया वो था द ग्रेट माइग्रेशन। आपको याद होगा कि जो बस्तियों में, विलेजेस में, देहातों में जो लोग रहते थे वो 1910 से लेकर 1970 तक बड़े पैमाने पर वो स्थलांतरित हो गए। ये करीब करीब 100% स्थलांतरण। आज यदि देखा जाए तो अमेरिका में पूरी तौर पर देहातों में कोई ब्लैक नहीं रहता है। जो रहते हैं वो सब सिटी में आते हैं, जिसको हार्लेम रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत E.W. डिबोइस ने शुरू की थी। और उन्होंने पूरे ब्लैक्स को वहाँ पर बुलाकर, जो न्यूयॉर्क के पास हार्लेम नाम का जो सबर्बन है, उपनगर है, वो उपनगर में उनको सस्ते दाम पर घर देना, उनको कारखानों में, फैक्ट्रियों में उनको रोजगार दिलाना, उनके लिए स्कूल की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, स्किल डेवलपमेंट की उनको ट्रेनिंग देना। इस तरह के वहाँ के वकील, वहाँ के पत्रकार, वहाँ के जो कार्यकर्ता, उन सब लोगों ने मुहिम चलाई, जिसको हार्लेम रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो तरीका उन्होंने अपनाया, तीसरा तरीका संगठित तौर पर बड़े तरीके के आंदोलन, अहिंसक आंदोलन, जिसमें हिंसा ना हो। जिम क्रो लॉ जो था 1954 में, जिसको डिमोलिश किया गया था, जिसको रद्द किया गया था, निरस्त किया गया, उसके लिए करीब करीब 15 साल उन्होंने संघर्ष किया। 15 साल। तो इस तरह से तीन तरीके उन्होंने अपनाए। एक तो प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार, दूसरा देहातों में से शहरों में स्थलांतर, और तीसरा जो तरीका बड़े पैमाने पर असंगठित प्रतिकार, असंगठित जन आंदोलन। ये 3 तरीके अपनाकर उन्होंने अपने अत्याचारों की कमी की है। आज अमेरिका में अभी देखते हैं तो श्वेतों से अश्वेतों पर होने वाले, ब्लैक्स पर होने वाले अत्याचारों में बहुत कमी आ गई है। लेकिन पहले अगर आप ऑप्शन देखें, सर मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार की अगर बात करें तो जहां तक मेरी जानकारी है, अगर बदला से ही बदला पूरा होता तो ये बदले की जो राजनीति है, बदले की जो चेन है, वो कभी खत्म नहीं आएगी। बदले से ज्यादा महत्वपूर्ण है बदलाव। हमारे संस्कृति में, हमारे इसमें जो है, शायद पहली प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार की बजाय, मतलब बदले की राजनीति की बजाय बदलाव की अगर शुरुआत की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगी? सर आप बिल्कुल बेहतर होगी। देखिए अभी सुनील जी ने, लेकिन उसके लिए जो कंस्ट्रक्टिव प्रयास करने चाहिए, वो मुझे किसी भी एक पार्टी को छोड़िए, किसी एक नेता में भी मुझे ऐसी पूरी तरह से प्रयास में बताता हूं आपको। बिहार का उदाहरण लीजिए। बिहार में जो ब्रह्मेश्वर प्रसाद सिंह जो है, उन्होंने रणवीर सेना बनाई। वो रणवीर सेना का मुकाबला करने के लिए वहां के लोगों ने MCC बनाया, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। बिहार के दलितों ने जब वहां के भूमिहारों का जमकर मुकाबला किया, उनको मार गिराया। भले ही इनके लोग ज्यादा मरे होंगे, भले ही ज्यादा मरे होंगे, लेकिन जब उनको मार गिराया तब उनके तरफ देखने का नजरिया जो है वो बदल गया है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन इस बदले से, जहां तक मेरा गणित है या जहां तक मेरी पढ़ाई है, बदले से कभी बदला पूरा नहीं होता। बिल्कुल ये सही बात है। क्या सब आप कुछ आत्मरक्षा करना ये हर एक का अधिकार है। आत्मरक्षा नहीं, लेकिन आप जिस कह रहे हैं कि प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार यानी कि बदला हो गया, आत्मरक्षा भले ये शब्दों का खेल हो गया, प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार। मैं किसी भी हिंसाचार का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मुझे किसी की जान लेनी पड़े, उसमें हमारे कानून में भी प्रावधान है जो अपनी जान या अपनी जान-माल की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं कोई अपराध कर रहा हूं। ये तो हमारे कानून में है, ये मेरा मूलभूत अधिकार है। ये हमारे कानून में है। किसी को मारना पड़ेगा, किसी का खून करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। ये हमारे कानून में प्रावधान है, ये तो हम कर सकते हैं। देखिए, लेकिन इसके बावजूद भी सुनील जी ने कहा अमेरिका और भारत की तुलनात्मक चर्चा यहाँ की है, वहाँ की चर्चा ठीक है, लेकिन हमारा सवाल ये है, वर्ण लड़ा और वर्ग लड़ा, इसमें बहुत अंतर है। आज हमारे देश में अन्याय अत्याचार होते जा रहा है। हर स्टेट में अन्याय अत्याचार हुआ है, उसका कारण है जाति व्यवस्था। और वो कारण होने के बाद आप अपने इंडिया में है जो केंद्र शासित है, जो अंडमान निकोबार में यहाँ जाके देखिए, बाजू में मद्रास और कलकत्ता से नज़दीक है, वहाँ आप जाके देखने के बाद कोई भी क्राइम नहीं उधर आज, और कोई जाति व्यवस्था के बाद संघर्ष नहीं है, और कोई भी अन्याय अत्याचार वहाँ नहीं है। वह इंडिया में रहने वाले कानून, यहाँ का कानून उधर भी लागू है। जो हमारा कानून खाली कश्मीर छोड़ के पूरे देश में एक ही कानून है। बस जिन्हें आंदोलन में, अंडमान निकोबार में अगर इस व्यवस्था अच्छी तरह से लोग रह सकते, कानून अच्छा चल सकता है, तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं? वहाँ तो कोई CM नहीं है, वहाँ गवर्नर है, वो भी नायब गवर्नर है। तो वो गवर्नर अगर वो चला सकता है, ठीक से राज चला सकता है, तो ऐसा राज चलाने का
वहाँ से जो मिला है लोगों को लाभ, वो लाभ सारे स्टेट में होना चाहिए। वहाँ कोई कास्टिज्म नहीं चल रहा है, कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, सब ठीक से चल रहा है। हमारे यहाँ के लोग, विदर्भ से कुछ लोग चले गए, बिहार से कुछ लोग गए, यूपी से गए, गुजरात से गए, केरला से गए, हर प्रांत के लोग वहाँ जाए, मिनी इंडिया हो गया वहाँ। और मिनी इंडिया एकदम सुरक्षित है, कोई भी किसके साथ शादी करता है मारामारी नहीं होती, कोई भी जाके स्कूल में पढ़ता है, बाहर जो अछूत अछूत कुछ नहीं होता है वहाँ। मुस्लिम हो या जैन हो या क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो, यहाँ जाने के बाद सबको समानता मिली है। ऐसा एक छोटा सा राज्य हमारा बना है, छोटा सा, वैसा पूरा इंडिया बनना चाहिए, ये मेरा ख्याल। कैसे बनेगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अंडमान निकोबार जैसे छोटे से द्वीप पर अगर जाति संघर्ष नहीं होता, जाति को लेकर एक दूसरे के गले नहीं काटे जाते, एक दूसरे को मारा नहीं जाता, तो ऐसी व्यवस्था पूरे देश में लागू कर क्यों नहीं हो पा रही? क्या वजह है कि अंडमान निकोबार में इसी वजह से कोई हिंसा नहीं होती, लेकिन देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर दलितों को सिर्फ दलित होने की वजह से उनको शिक्षा मिलती है, उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं? सुनील जी, क्या वजह है कि अंडमान निकोबार शांत है? अंडमान निकोबार की परिस्थिति जो है, अंडमान निकोबार की एक तो जनसंख्या जो है काफ़ी कम है। दूसरी बात जो है, अंडमान निकोबार में जो ज़्यादातर जो लोग हैं, पूरे भारत के कोने कोने में से जो लोग रिटायर्ड मिलिट्री मैन हैं, पैरामिलिटरी फोर्सेस से जो लोग रिटायर हुए हैं, उन लोगों को वहाँ पर बसाया गया है। वहाँ पर सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की लड़ाई नहीं है। बाकी स्टेट में जो, जैसे अंडमान निकोबार में सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं होने की वजह से, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं होने की वजह से वहाँ पर इस तरह के संघर्ष हमें नहीं दिखते। बाकी भारत में जो है, भारत में ये क्यों अत्याचार क्यों रहे? राजनीतिक वर्चस्व सबसे अहम चीज है ना, सबसे अहम चीज सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की है। सबसे अहम चीज सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की वजह से वो इस तरह के संघर्ष पनपते हैं, और उसको जो मार्केट के साथ जोड़ा गया है, मार्केट के साथ जोड़ा गया और राजनीति के साथ जोड़ा गया है, इसलिए वो संघर्ष विकराल स्वरूप धारण करता है। यदि मेरी कैपेसिटी है, फिर भी मैं आज जैनों की सोसाइटी में जाके घर नहीं खरीद सकता। यदि मैं नॉनवेज हूँ तो वेजिटेरियंस ब्राह्मणों की सोसाइटी में मैं घर नहीं खरीद सकता। तो ये क्यों होता है? तो ये सांस्कृतिक वर्चस्ववाद प्रस्थापित करने की लड़ाई है। जब मुझे घर खरीदने नहीं दिया जाता, मैं राजनीतिक पार्टी के पास पहुंच जाता हूँ। दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने खेमे का रक्षण करने के लिए तैयार हो जाती है, और इस तरह से वो जो संघर्ष बढ़ता है, इस तरह से संघर्ष बढ़ता है। अंडमान निकोबार की तुलना बाकी भारत के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन वहां का अगर मॉड्यूल यहां पर लागू करना हो, ताकि इस तरह के जो वाकये, उना देख लीजिए या फिर नवी मुंबई देख लीजिए, या फिर जिस वाकये के बारे में मैं नहीं बता रहा था, जो पेशाब का जो वाकया है, वो भी अगर ये जघन्य अपराध है, ऐसे रोकने के लिए जहां तक मुझे लगता है कि वो एक मॉड्यूल हो सकता है, और कानून का जबरदस्त अमल अगर हो तो ऐसे वाकये रोके जा सकते हैं। निश्चित तौर पर कानून जो है, कानून एक बड़ी प्रभावी चीज़ है कि जिसके तहत ये इस तरह के वाकये, इस तरह की घटना रोकी जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि कानून को अमल में लाने वाले कौन लोग हैं? कानून को अमल में लाने वाले लोग यदि प्रिजुडिस्ड है, वो पूर्वग्रह दूषित है समझो, तो वो कानून को ठीक ढंग से अमल नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है कि कानून को अमल में लाने वाली यंत्रणा को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए जिस तरह से मिलिट्री में प्रशिक्षण होता है। मिलिट्री में यदि प्रशिक्षण हो सकता है, मिलिट्री में यदि ने एक संघ भारत की ने राष्ट्रीयत्व की भावना कूट कूट कर भरी जा सकती है, तो यहाँ के पुलिस फोर्स में क्यों नहीं भरी जा सकती? यहाँ के ये जो कानून व्यवस्था चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेसी में या यहाँ के न्याय व्यवस्था में क्यों नहीं भरी जा सकती? तो यहाँ की जो सदोष प्रशिक्षण प्रणाली जो है, ब्यूरोक्रेट को और न्याय व्यवस्था को प्रशिक्षित करने वाली, पुलिस को प्रशिक्षित करने वाली, वो भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। सर बोलिए काका साहब। अभी देखिए, हम लोग फिर से इतिहास को दोहराना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ संयुक्त महाराष्ट्र की घोषणा की, स्वराज्य की घोषणा की। उस टाइम कोई जाति व्यवस्था वहाँ नहीं थी, हर जात के लोग उधर थे। लेकिन वहाँ वीरों की अलग अलग ऐसी लाइन नहीं होती थी, ये वीरों एक ही लाइन में बैठते थे। पेशवाई आने के बाद ये मसला हो गया, पेशवाई से पहले ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ शिवाजी महाराज ने सबको साथ में लिया था और अपना स्वराज्य बनाया था। तो इसलिए आज भी सब ने साथ में नाम तो ही लिया जाता है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सरकार चला रहे हैं। क्या क्या कहा था कि मुझे अगर याद है, चले चलो छत्रपति के साथ, छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चलो हमारे साथ वगैरह, ऐसे कुछ चुनाव से पहले तो यही बात हो रही थी। नहीं, बात देखा तो जा रहा है कुछ बात होती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को ये लोग जानते क्या है?
तो जैसे गोविंदाचार्य जी ने कहा था ये मुखौटा है, असली चेहरा कोई और है। नहीं, यही मैं भले वो बता- अटल जी के ये- लिए कहा ये- था, शायद इनके लिए भी वही है। इसीलिए सबसे पहला बाबा साहब ने एक जालिम इलाज दिया है कि जाति खत्म करो। जो नहीं हो सकता, जो क्यों नहीं हो प्रैक्टिकली नहीं सकता है, क्यों नहीं जो हो सकता? प्रैक्टिकली नहीं है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग बुद्धिस्ट हुए, हमारी जात नहीं है अभी, हम लोग बुद्धिस्ट हुए, जात नहीं है। कोई भी स्टेट में बाहर जाइए आप कहते हैं, लेकिन सवर्ण जिनको अपनी जैसे सर कह रहे थे, सांस्कृतिक वर्चस्व जिनको अपना कायम रखना है, वो अपनी जात नहीं देखिए, छोड़ेंगे। जो उसमें से 1% भी अगर तैयार हो नहीं, जाए, जो अगर वो भी सांस्कृतिक जो जात जो है ना, देखिए, जात सांस्कृतिक हिस्सा अगर जो जताने चाहते हैं तो उसने एकता का बात नहीं करना चाहिए। नहीं, इस तरह का बात, ये देखो, ये एकता का बात नहीं करना एक चाहिए। अगर idealistic एकता बात करना जो है, सांस्कृतिक हिस्सा बाजू में रख दो। आज देखिए, एक आपको एक बात बताता हूं मैं, ये जो गरबा आता है सब लोग नाचते हैं, उस टाइम पे गुजराती नाचते थे, अभी सब लोग उसमें नाच रहे हैं। जो इफ्तार पार्टी होती है सब लोग जाके टोपी पहन लेते हैं, पहले मुस्लिम नहीं करते थे। वो तो वोट बैंक की राजनीति है, जो मैं- इफ्तार है वो तो वोट मेरा बैंक की मतलब- राजनीति है, ये तो मेरा आपको मानना मतलब- पड़ेगा। मेरा मतलब यही सही है। बात है, वोट बैंक की राजनीति है, ये आइडियलिस्टिक बात हो सकती है कि जाति गरबा तो सिर्फ युवाओं के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो मजा कर सके। नहीं, यहाँ पर नहीं। वो जाते हैं। देखिए इस बात को, देखिए, एक आपको मैं बात बोलता हूं, गरबा में आप हम नहीं जाते, गरबा में वो युवा जाते हैं। नहीं, युवा जाते हैं, लेकिन कौन से युवा जाते हैं आपको पता है? वो सब जाते हैं, वहां नहीं, पर सब जाति नहीं व्यवस्था जाते। नहीं होती। ब्राह्मण जात का युवा स्टडी करते बैठता है, गणपति में जाता नहीं, गरबा में नाचने के लिए जाता नहीं, ये किसी तो उत्सव में जाता नहीं इस वो। तरह से नहीं कहा जा सकता। नहीं जाता है, उनका मैं बोलता प्रमाण हूं। कम होगा, लेकिन जाते हैं। नहीं जाते वो लोग, वो इनका- लंबे से इनका- देखते बिक्सप नहीं होते वो लोग। इनका जी, जो ऐसा प्रतिशत है वो कि प्रतिशत ऐसा कम होगा। कोई युवा नहीं जिसे अपना जवानी का जोश थोड़ा सा मजा नहीं करना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी और का जाते हो, वो तो- किसी वो और तो जाते हो। नहीं, तो मेरे विषय- ख्याल से इस विषय बंटवारा से में हटकर तो बात कोई- हो गई है, विषय से बढ़कर बात लेकिन हो गई। मेरा जो कहना दावा ये है, था मेरा जो दावा कि- है, देखिए, सत्यनारायण की पूजा बाकी लोग सारे करते हैं, ब्राह्मण लोग के घर में बड़ी पूजा कभी हुई नहीं है। शादी का खर्चा ब्राह्मण के घर में कभी हुआ नहीं है, बहुत कम खर्चे में सब सारे चीज करते हैं। वो अपना वर्चस्व टिकाना चाहते हैं, कर रहना बात चाहते बात फिर भटक रही, जैसे सर का बात फिर भटक रही। क्या दलितों पर हो रहे अत्याचार के लिए सिर्फ एक जाति या एक ऐसा समुदाय जिसकी संख्या शायद दलितों से भी काफी कम हो, वही जिम्मेदार है और वही सब कुछ किया करा रहा है? सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से ही दलितों पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा कहना भी ठीक होगा आपकी वजह से? मेरे वजह से जाति व्यवस्था ये कारणीभूत है। उसके पास संपत्ति है, उसके पास सत्ता है, सत्ता संपत्ति के हिसाब से वो अन्याय अत्याचार ज्यादा करते हैं। एक आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, हमारे पास शो के लिए टाइम वक्त खत्म हो रहा है। क्या एक ऐसी व्यवस्था लाई जा सकती है जिसकी वजह से ऐसे केसेस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे? इसके लिए यही व्यवस्था है कि एट्रोसिटी एक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से उसका अमल बजावनी होना चाहिए, और जिसके ऊपर वो लादा गया है, वो हो गया है, जिसने गुनाह किया है उसको छोड़ना नहीं, जामीन नहीं होना चाहिए। सुनील सर आपसे आखिरी एट्रोसिटी एक्ट को है, एट्रोसिटी एक्ट को पहले से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया, ज़्यादा कठोर बना दिया गया है। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट का हम इतिहास देखते हैं, आज 27 साल से एट्रोसिटी एक्ट बड़े कठोर प्रावधान के साथ भारत में लागू है, फिर भी इस तरह के अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। दिनों ब दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अत्याचार बढ़ने का इस तरह का कारण जो है वो कॉम्प्लेक्स कारण है, इन्हें एक दूसरे से जुड़ा हुआ कारण है। कोई एक बात में सुधार किया जाए तो ये अत्याचार रुकेंगे, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी यदि नहीं निभाती है तो उन सरकार को उठा के फेंकने का जो अधिकार नागरिकों को दिया गया है वो ठीक ढंग से अमल में लाना ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो है वो खुद होकर प्रयास करना, क्योंकि अत्याचार जब होता है तो अत्याचार के खिलाफ सिर्फ मोर्चा निकालना, सिर्फ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, इससे तो कोई अत्याचार की घटनाओं में कमी आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अत्याचार को खत्म करना है तो पहले अपनी सक्षमता बढ़ाओ, आर्थिक सक्षमता बढ़ाओ, अपनी जो है प्रतिकार करने की सक्षमता बढ़ाओ, और इस तरह से जो है कि जहाँ तक हम अल्पसंख्यक है, देहातों में अल्पसंख्यक है, यदि देहातों में अल्पसंख्यक है तो शहरों के तरफ स्थलांतरण करो। बाबा साहब के भी यही कहना था कि आप क्यों देहातों में रहते हो, क्यों आप इन्हें इस तरह के ऐसी जहाँ अपराध घट सकते, विक्टिमाइज आप हो सकते हो, उस जगह आप रहते क्यों? शहरों में चले आओ। और वो शहरों में जो चले आते हैं उसके लिए यहाँ के जो आरक्षण प्राप्त कर्मचारी है, आरक्षण प्राप्त वर्ग जो है, जिनकी आर्थिक सक्षमता बड़ी है, उन लोगों ने उनको आधार देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये दुहेरी तरीके से यदि इसकी रोकथाम होती है तो ही अत्याचार घटेंगे, अन्यथा अत्याचार कभी नहीं घटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी कमेंट आपसे सर, टाइम खत्म हो रहा है, आपसे कमजोर लोगों के ऊपर ही अन्य अत्याचार होता है, इसलिए कमजोर किसी ने नहीं रहना चाहिए, वो भी बलशाली बनना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से भी।
आज हमने बात की बढ़ते हुए दलितों पर अत्याचारों के बारे में। चर्चा इतिहास से लेकर आज की घटनाओं तक हुई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चर्चा का सार यही है कि एकजुट बनो, अपनी ताकत बढ़ाओ और संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार रखो, तभी इस तरह की घटनाओं की रोकथाम की जा सकेगी और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा जा सकेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।